हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, तो नाम डाल लीजिए, बहुत अच्छे से सजा लीजिए उसको। और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर आपका बहुत इजी है। हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, केमिकल चेंजेस समझेंगे, फिजिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये सारी बातें देखने के बाद हम केमिकल इक्वेशन की तरफ चलेंगे, उनकी बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करने के बाद लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रेंसिडिटी और कोरोजन, और चैप्टर कहेंगे चल बे चल निकल, है ना, वही वाला हिसाब है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट है आपका कौन सा? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे आसानी से समझ में आ जाता है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे समझना जरा, मैं छोटी सी बात करके लेके चलूँगा कि चैप्टर में प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है। क्लास 9th में जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, पढ़ाई करी है, लेकिन आप पढ़े नहीं, मतलब पढ़ाई तो करी है लेकिन पढ़े, ये कौन सी बात होगी? ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे भी आपने पढ़ाई करी हो बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ के जो बेसिक्स हैं आपने बहुत अच्छे से अपने दिमाग में मतलब मिला रखे हैं पूरे तरीके से। जैसे आपको कंपाउंड के नाम, सिंबल, सारी चीज़ें आप पता होंगी, तो वही चीज़ें यहाँ पे बार बार आने वाली हैं। तो इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमारे क्लास 9th के कुछ बेसिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं, और उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से करना भी है। अगर हम वो बेसिक्स अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब पूरी केमिस्ट्री आप भूल जाना। यहाँ तो रे क्लास 10th की, 11th की भी नहीं आएगी और 12th की भी नहीं आएगी, अगर केमिस्ट्री लाइन में आप जाते हैं, यानी कि बायो मतलब साइंस साइड में अगर आप जाते हैं तो। सही है, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं क्लास 9th की जो हम यहाँ पे समझेंगे। पहली चीज़ है ना, तो बेसिक्स है हमारे कौन से? बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला बेसिक्स हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं जरा देखो। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? आइटम नहीं है, किसका? एटम। आइटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर कहोगे मुन्नी बदनाम पे नचवा भी दो इसे, हैं, डिमांड तुम्हारी पूरी करते हैं। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या? सिंबल्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सिंबल्स के कुछ नहीं होने का। मेरी मानो तो 1 से लेके 20 तक तो आपने 9th में याद करे हैं, जैसे भी करें। जैसे आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR। 1 से लेके 30 तक आप याद कर लीजिए पूरे। फिर उसके बाद में कुछ और सिंबल्स आएंगे, जैसे कि किसी लड़की के पास जाओ तो आप क्या होते हैं? AU। फिर उसके बाद AU धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है किसमें? AG में। ठीक है, फिर आपके पास में एक सिंबल होना चाहिए क्या? HG। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है। ठीक, AU, AG, HG। फिर इसके बाद में PB, BB नहीं है, PB। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंबल बताओ सर, हमें नहीं पता। एक और सिंबल आपके यहाँ पे काम में आने वाला है, डेट इज PT, यानी कि प्लेटिनियम। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके के और सिंबल्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। तो ये सिंबल आपके कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे जो आपको यूज़ कर रही हैं, और इन्हीं की वजह से आपको आसान लगेगा। AU किसका सिंबल है? गोल्ड। AG सिल्वर। इसके बाद HG मर्क, मकड़ी नहीं है, कौन चिल्लाए मकड़ी? मकड़ी कॉकरोच कह दो, मरकरी। इसके बाद PB लेड, और PT प्लेटिनियम। ठीक है ना, ये सिंबल के साथ में एक सिंबल बहुत यूज आएगा आपका BA, बेरियम। क्या है? बेरियम। एक और आएगा आपका BR, दैट इज ब्रोमाइन, और I, ये तो आयोडाइन है, आयोडीन और ब्रोमीन। फिर इसके बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स के भी सिंबल आपके पास में आने वाले हैं, कुछ आयंस के सिंबल आपके पास में आने वाले हैं। जैसे पहली चीज H2S, वैसे तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो यहाँ पे हम इनके सिंबल ना करके क्या काम करेंगे? कुछ आयंस के सिंबल करेंगे। सही है, तो आपको क्या काम करना है? मैं सिंबल लिखूंगा,
जैसे यहाँ पे सिंबल लिखे, इनके आगे नाम अपने आप लिखना है, खुद से। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो जैसे कुछ सिंबल आपके जो यूज में आएंगे, जैसे CO3 क्या है, कार्बोनेट। HCO3 ये क्या है, बाइकार्बोनेट। फिर इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं SO4 दैट इज सल्फेट। इसके बाद आगे आ जाओ, कराएं, पक्का, तैयार है। NO3 क्या है, नाइट्रेट। ठीक है ना, S2 दैट इज सल्फाइड। ठीक है ना, सही है, पक्का, बहुत बढ़िया। अगर कहीं पे O2 आ जाए तो ऑक्साइड आप यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करके आपके कुछ सिंबल्स ही हो गए, ये आपके काम में आने वाले। ठीक है, जैसे Cl- के लिए क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ, Cl- क्या हो गया, क्लोराइड। I- आयोडाइड। Br- ब्रोमाइड। जहाँ भी ये चीज़ आपको लगे मिलेंगी इस तरीके से, आयोडाइड, ब्रोमाइड और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। कोई डाउट है क्या, पक्का? अब ये कुछ सिंबल्स हैं, बेसिक्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए। इनके नाम आप लोग खुद लिखेंगे आराम से। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या काम करेंगे, इन्हें याद भी करेंगे। बिना याद करे तो भाई कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो आ जाओ, दूसरी चीज़, पहले हम लोगों ने सिंबल कर लिए, फिर अब क्या काम करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे बड़ी थे जिनका नाम क्या था, बोहर। ठीक है ना, तो बोहर सर के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। बोहर सर ने जो समझाया, देखो बेसिक्स की बात है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भगा रहा है आदमी, निकाल देगा ये तो सारा चैप्टर ऐसे ही। अब बेसिक्स है, पिछले साल मैंने जैसे कि आपकी बहुत तारीफ़ करी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो वही अच्छे वाली चीज़ें हम फिर से दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो जो अच्छी चीज़ें तो कम से कम उन्हें तो देख लेना अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था, बोहर सर ने समझाया, बीच में प्लस चार्ज होता है और उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स पाथ के अंदर, जिस पाथ को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस तरीके से पहली शेल या ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरी वाले में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी वाली में कितने आएंगे, 2, 8, 18। और इसके बाद कितने आएंगे, 32। ठीक है ना, जिसका इन्होंने फॉर्मूला दिया था क्या, 2n²। सही है ना। इसी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेल में भरे हुए हैं, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, आपका तीसरा बेसिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी पड़ेगा आपके लिए, कर लोगे? नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने, है ना। जैसे 9th में आया था ना, याद करो वो बात, जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, है ना। तो ऐसे करके डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी, फिर उसके बाद में जे थॉमसन मॉडल। वो चिल्लाए कि भाई तरबूज है, तो तरबूज है तो खा जा भाई, क्या रखा है एटम का स्ट्रक्चर देने में, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में वहाँ पे चली थी, तो ये चीज़ें आई थी। सही है, तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका, पहले क्या होता था, अच्छा एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ। पहले क्या होता था, हम लोग जब पढ़ते थे तो 10th में, तो हमारे टीचर ने स्टार लगाया करते थे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टार लगा दो। लेकिन आजकल जो इम्पोर्टेंट है वो हैशटैग है ना। देखा ना आपने, आपका जितना अच्छा हैशटैग उतने अच्छे व्यूज़ आते थे, है ना। व्यूज़ आते थे, नहीं आते थे, नहीं आते। अरे भाई हैशटैग का मतलब यहाँ थोड़ी लगा रहे हो तुम कॉपी में हैशटैग लगा के आ रहे हो, सर हैशटैग मार्क्स। ठीक है, तो वहाँ हैशटैग कहाँ लगता है आपका, सोशल मीडिया पे यूज़ किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट बात है। हैशटैग पूजा, देखा आया निकल के, हैशटैग पूजा। और कोई अपनी अपनी बंदी का नाम बताओगे, यहाँ पढ़ने थोड़ी आ रहे हैं। सही है, कौन चिल्लाया, चल। तो इसके बाद है आपका वैलेंसी। वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, सभी की वैलेंसी याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। कितना चार्ज देता है, कितनी क्या चीज़ करता है, कौन किसकी प्लस है किसकी माइनस है, हाइड्रोजन की कब प्लस, हाइड्रोजन की कब माइनस है, हाइड्रोजन कब वैलेंसी 0 दिखा, मतलब इस तरीके से आपका ये चीज़ होना चाहिए। जैसे अभी पूछे यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ आपकी आएगी
हम लोग यहाँ पे करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट ही है, बट करेंगे कब, इस चैप्टर के अंदर ही, डेट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे आपका है नहीं सिलेबस के अंदर, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर से हम किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ये चीज़ पहचानने वाले हैं। सही है ना। तो बेसिक्स अगर आपको छापने हैं तो क्या काम करना है, कॉपी निकालनी है और छापो जिसको लिखना है, ठीक है ना। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लिए जो भी चीज़ बोर्ड पे लिख जाए उसे कम से कम आप लिखते चलो, देखते चलो, चाहे अपनी रफ कॉपी में बाद में चल के आप लोग फेयर करते चलें, पर इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। छाप लिया सर, क्या बात कर रहे हो, मैंने बोर्ड उतार के कॉपी पे थोड़ी मारा है ना। तो छापो जल्दी से फटाफट। तो छाप लिया होगा। तो चैप्टर के ऊपर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आराम से करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमने पढ़ा नहीं है, बहुत सारों ने पढ़ लिया होगा लेकिन कुछ रह गया तो पढ़ लेते। चैप्टर बहुत आसान है। और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में, फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में केमिकल इक्वेशन, फिर देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होने में क्या क्या चीज़ों में बदलाव आता है जो दिखता ही है हम लोगों को। तो ये सारी बातें करने के बाद फिर हम चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, और लास्ट में बोलेंगे चैप्टर को बाय बाबू आप हमारे समझ में आ गए हो, ठीक है। यही काम करना है, सही। तो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहला हेडिंग जो आपका आने वाला है डेट इज़ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जो आपने पढ़ा हुआ है ना। बहुत सारे हमारे घरों में यूज़ करते हैं, चेंज कर आओ, चेंज क्या करे हो, मतलब कपड़े चेंज कराओ, ये वही वाला चेंज है, बदलाव। चेंज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बदलाव, बदलना, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ अपने आसपास में आप देखते हो, आप बोलते हो भाई ये लौंडा बाहर का गया, बदल गया। अब बदल क्या गया, उसका नेचर बदला है, जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है वो चीज़ क्या हुई है, बदली है। तो इसी तरीके से हमारे पास में क्या होंगे, चेंजेस दो तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे, दो। वो दो तरीके के जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से, एक तो फिजिकल चेंज और एक कौन सा है, केमिकल चेंज। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, कौन सा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चेंजेस दो तरीके के, फिजिकल और केमिकल। अच्छा जरा सोचो कि आखिरकार फिजिकल चेंज होता क्या होगा, ठीक है ना। फिजिक का मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर में उसका हम लोगों ने स्टेट चेंज कर दिया, यानी कि उसकी फिजिक्स चेंज करी है। केमिकल चेंज का मतलब है उसके अंदर जिस पार्टिकल से मिलके वो बना हुआ है उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या काम किया है, बदलाव किया है, चेंज किया, डेट इज केमिकल चेंज। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस बनता नहीं है ना, बचपन से ये तो सुनते हैं। और केमिकल चेंज में क्या सुनते हैं कि ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, डेट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो अब जरा देखना, तो फिजिकल चेंज का यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल उठाएं, तो जैसे एग्जाम्पल आप बहुत करते हो ये चीज़, तो मैंने पेपर लिया, पेपर को फाड़ दिया टेढ़े टेढ़े मुँह कर, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये पेपर है और यहाँ भी क्या है, पेपर की कटिंग ही तो है, बट है तो क्या, पेपर। इसके बाद क्या काम करें हम, पेपर ले, इस पेपर में क्या काम करें, टिप टिप बरसा पानी, आग लगा दें, ठीक है। तो जैसे आप इसमें आग लगाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, राख। पॉटी नहीं है ना, कितने गंदे गंदे सारे कर रहे हैं, पॉटी, पॉटी ऐसे थोड़ी, ऐसे बनते हैं ना, यूँ करते हैं ऐसे। वो व्हाट्सएप वाली देखिए ना, वो आपने उस पर स्माइली और बनाता है, यहाँ नहीं बना पाएंगे हम, बना सकते हैं। तो मैंने कौन सा ऐसा कुछ बनाया है, राख है ना, मिटा दो भाई, ऐसे बना लो लोग। तो ये अब सही है। अब बहुत सारे ये कह रहे होंगे पॉटी की चोटी काट दी है। कौन कौन है जो ये कह रहा है पॉटी की चोटी काट दी है इसको, सही है। वाह, मुझे उम्मीद थी आप लोगों से, मैं इतना तो जानूँ। ये जितने पीछे बैठते हैं ना सब मज़े लेते हैं, सही है। यहाँ तक हुआ। तो ये क्या बना आपका, राख बना, तो नया सब्सटेंस बना यहाँ पे क्या, राख। तो डेट इज कौन सा चेंज, केमिकल चेंज, सही है ना।
तो ऐसे चेंजेस जिनके अंदर कोई नई चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं आप? केमिकल चेंज। और ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं आप? फिजिकल चेंज बोलते हैं। हमारे आसपास में हम इन्हीं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस से घिरे हुए हैं। टोटली आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऑब्जर्व देखेंगे कि आप टोटली घिरे हुए हैं किससे? इन्हीं केमिकल और फिजिकल चेंजेस से। सही है। जैसे आप अपने आप को उठाओ, आप सुबह उठे, उठने के बाद में आपने क्या काम किया? बाहर ऑब्जर्व किया, एयर का मूवमेंट हो रहा है, बारिश हो रही है, आपने क्या काम किया? आइस क्यूब्स निकाले या बर्फ़ जमने के लिए रखी, तो वो सब क्या है तुम्हारे? कौन से चेंजेस हैं आपके? फिजिकल चेंज। यहीं आपने खाने की कुकिंग करी, कैंडल जलाई, डाइजेशन करा, रेस्पिरेशन करा, दीज आर केमिकल चेंजेस। सही है ना? अब आ जाओ, तो जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, इन केमिकल चेंजेस के अंदर एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन देखी जाती है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? कोई बताएगा? इनकी कॉम्पोजिशन में बदलाव होता है, यानी कि इनके एटम्स, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है? बदलाव, चेंज किया है ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दिस चेंज केमिकल, या फिर मैं बोलूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर चेंजेस। एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या काम करे जाते हैं? बदले जाते हैं। तो ऐसे चेंज को क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज का। आया समझ? पक्का? आसान है आपका। तो जो केमिकल रिएक्शन होगी, इसका मतलब क्या होगा? केमिकल का तो मतलब आपको पता चल गया, यानी कि कोई ना कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन का मतलब होता है प्रक्रिया, एक तरीके से, है ना? एक तो एक्शन, एक्शन का उल्टा क्या होता है? रिएक्शन। समझ में ना? तो यहाँ पे क्या चीज़ होने जा रही है कि ऐसी कोई चीज़ जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो और उसके खिलाफ एक अपोजिट एक्शन हो, और तब जाके क्या हो? एक नया प्रोडक्ट का या नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं आप? केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब कभी भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस वो क्या काम करे? इंटरेक्ट करे। क्या काम करे? इंटरेक्ट। या फिर सीधा सीधा आप लिख सकते हो प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। या तो क्या काम करे? वो नया सब्सटेंस बनाए या एक से ज़्यादा भी सब्सटेंस बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ हुई है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं आप? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? केमिकल चेंज की। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को? पक्का? तो ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपके हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? बर्निंग ऑफ पेपर, आपने अभी पढ़ा है। सही है। डाइजेशन ऑफ फूड, है ना? तो ये सारे क्या है आपके? कैसे हैं? ठीक है ना? ये सब केमिकल रिएक्शंस और ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस। अब क्या काम होगा? हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना सीख। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उनको बोले जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? ऐसे सब्सटेंसेस जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या काम करने के लिए? नया सब्सटेंस को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, या जिनसे नया सब्सटेंस बनेगा, डेट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बन के आता है उसको क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट। तो दूसरी चीज़ क्या आएगी आपके? प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन को कायदे में हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है? एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ प्रोडक्ट, बीच में हमारा तीर, दिल के पार, काम खत्म। सही है ये चीज़? कोई दिक्कत? चलो, अब क्या हो, मेरे को केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया कि भाई केमिकल रिएक्शन ये चीज़ होती है। हमें इतना ही पता चल गया कि हाँ वास्तव में केमिकल रिएक्शन नाम की हमारे आसपास में चीज़ है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है आसपास से। साइंस
में हम क्या काम करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आसपास में चीज़ों को, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में नियम कानून बनाते हैं, फिर उस नियम कानून को इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ नई चीज़ बन सके। यही क्या चीज़ है, साइंस है, और क्या है, ठीक है ना। बस तो देखो, बताओ कुछ पूछना है तो चलें। अब अगर इसी को, जैसे आपके पास में मैथ्स आपने पढ़ी है ना, मैथ्स में लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है और 2-3 चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे आप क्या काम करते हो, एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसा करके क्वेश्चन दिया होता है कि द एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर, ऐसा कुछ करके, है ना, एंड इज एज इज यू करके, फिर उसमें क्या काम करते हो आप, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो कि 2x + y इज इक्वल टू, जो भी आप काम करते हो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, इक्वेशन, समीकरण बोलते हो कि नहीं बोलते, उस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन है, हम क्या काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। इसी चीज को हम किस में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, और उसी सिंबॉलिक फॉर्म को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। आसान है ना, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी है। अब सर यहाँ पे सिंबल कहाँ से है, अबे याद करो, अभी देखा था 1 से लेकर 30 तक सिंबल के लिए बोला था, याद है ना, कुछ भी आर अगड़म जगड़म। फिर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पढ़े थे, याद करो, वो पुराने दिन गाना गाते कहते, वो पुराने दिन दिन सुहाने दिन, याद है ना। हाँ, आगे आगे क्या है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, लड़ते झगड़ते थे, समझ में नहीं आती थी, है ना, फिर भी दिमाग मारते थे। क्या कुत्ते काटते थे? कुत्ते तो नहीं काटते, केमिस्ट्री पढ़ते थे, कुछ भी सही है। चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म में क्या यूज़ किया जाएगा साहब, पहली चीज़ जो यूज़ करी जाएगी वो बताओ क्या यूज़ करी जाएगी। वो यूज़ करे जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहली चीज़ जो यहाँ पे यूज़ करी जाएगी वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा, हम यहाँ पे प्लस का साइन इस यूज़ करेंगे, सही है। रिएक्टेंट साइड पे ये रिप्रेजेंट करेगा रिएक्ट का मतलब या कंबाइन का मतलब, ऐसे करके, और प्रोडक्ट साइड का मतलब है साथ में, विद, यानी कि इसके साथ में ये बना, इसके साथ में ये बना, इसके साथ में ये बना, सही ना, क्लियर, पक्का। अब यहां पे हम एक यूज करेंगे एरो। इस एरो का मतलब क्या होगा, गिव्स या प्रोड्यूसेस। ये मतलब किसका होगा, इस तीर का। इस तीर के ऊपर हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे आपको कहीं कहीं ऐसे करके ट्राइंगल लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होगा क्या, हीट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैटलिस्ट लिख देते हैं, कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा, सही ना। कभी कभी यहाँ पे हम रिएक्टेंट भी लिख देते हैं, कभी कभी क्या काम करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सही है। कैटलिस्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लो एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एनर्जी दे रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब कहीं कहीं पे आपको हो सकता है एक आध दो बुक में सनलाइट देखने के लिए मिल जाए, तो कहीं कहीं पे आपको एच न्यू लिखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि सनलाइट है या कोई रेडिएशन हम लोगों ने डाला है, सही ना। या तो क्या मतलब है इसका, सनलाइट लिख लो, या फिर कोई रेडिएशन, सही है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है ना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कि जैसे हम जागरण में एक बहुत प्यारा सा भजन है ना, मतलब प्यारा सा एग्जाम्पल, आइए माता रानी के दरबार में एक प्यारे से एग्जाम्पल की भेंट चढ़ाते हुए, है ना, वही वाला हिसाब। तो अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है कि मज़ा आ रहा है कुल मिला के, ठीक है। चलो देखो, तो एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, ये पूरा स्टेटमेंट है मेरे पास में। कैसा स्टेटमेंट है साहब, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो डेट इज Mg
प्लस ऑक्सीजन के लिए मैंने ऑलरेडी सिंबल लिखा हुआ है क्या, O2 गिव्स क्या देगा आपको, MgO, ये चीज। तो सिंबल की फॉर्म में देखो जरा यहाँ पे क्या बना है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स या टू प्रोड्यूस क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी चीज समझ में आई। तो ये चीजें हमें जरूरत है। इसके साथ में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे स्टेट मेंशन करते हैं। स्टेट को मेंशन करने के लिए S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ फॉर एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में घुली हुई होती है उस चीज को क्या बोलते हैं हम, एक्वस। तो यहाँ पे हम छोटा छोटा लिख देते हैं, जैसे S सॉलिड के लिए, ये गैस है तो G गैस के लिए। ये मान लीजिए हमारा क्या बना है सॉलिड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, S। सही है। सपोज डैट कि इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ एनर्जी। नहीं लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज नॉट अ केमिकल, कोई केमिकल नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये मेन चीज़ें हैं आपके लिए क्या, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक दो रिएक्शन लिख के देखेंगे हम लोग, जैसे कॉपी पेन तैयार रखिए, हथियार तैनात, जवानों कैप उठा लूँ मैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ छापना है तो छापो, सही है। तो अब चालू करते हैं, एक दो लिखते हैं, लिखो जैसे नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया। नाइट्रोजन गैस reacts with hydrogen gas to produce क्या, अमोनिया। सर ये नाम इतने टफ क्यों है, हम भी तो टफ है ना, सख्त लौंडे, सही है। आंसर बताओ मित्रों। नाइट्रोजन गैस सिंबल क्या है, N2। रावट हाइड्रोजन गैस सिंबल H2। टू प्रोड्यूस रावट क्या लगाना है, अबे तीर लगाना है पहले टू प्रोड्यूस के लिए, ठीक है ना। टू प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया का सिंबल है NH3। NH4 इज द सिंबल ऑफ अमोनियम आयन, सही है। चलो हो गया, तो लिख दिया। अब ये क्या है आपका गैस, ये क्या है गैस, और ये भी क्या बना गैस, सही है। बहुत इजी, आपका हो गया आराम से। अब एक बात बताओ, अगर आपको ये सिंबल नहीं आते होंगे तो क्या आपका काम हो जाएगा क्या, छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ। अगर रियली में अगर ये सिंबल नहीं आते होंगे, नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या है, पतौड़ा। हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है, नहीं जानते हम, ठीक है। अब यहाँ पे अमोनिया गैस का सिंबल, मुझे कोई लेना देना नहीं है अमोनिया से, तो आपको मतलब नहीं है, नहीं समझ आएगा। आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, तभी यहाँ पे आपका क्या काम चलेगा, सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आ गया सभी को। एक और एग्जाम्पल उठा ले क्या, बहुत बढ़िया। तो आइए देखो जरा एग्जाम्पल उठा। आयरन रिएक्ट्स with oxygen gas in presence of water to produce rust और आयरन ऑक्साइड, सही है ना। आयरन ऑक्साइड बोल दो, नहीं तो रस्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया है। रस्ट का मतलब क्या है, जंग। तो क्या होगा, आयरन का सिंबल आपको पता है क्या है, Fe। ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 प्लस H2O। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, Fe2O3.XH2O। दैट इज द सिंबल ऑफ रस्ट। ये नहीं पता होगा तो ये पता चलेगा, ध्यान रखेंगे। ये किसका सिंबल है, रस्ट का सिंबल, ठीक है।
तो आयरन क्या होता है आपका सॉलिड, महीने भीतर बन जाएगी, सही है ना। ये क्या है आपका गैस, और ये तो आपको पता ही है लिक्विड है। और ये क्या बनता है पाउडर, यानी कि सॉलिड तो है ही ना। जंग देखिए ना, लोहे के ऊपर ब्राउनिश ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस रहता है, वो जंग आपका बनता है इस तरीके से, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन बोलते हैं, ठीक। तो ब्राउन कलर का ये सब्सटेंस बनता है आपका इस तरीके का। तो ये हो गया। और कोई एग्जांपल उठा लें जी, तो साहब बताओ अगला एग्जांपल, सोचो क्या ध्यान ही नहीं है, मतलब अपना ही एग्जाम्पल हमें चिपका रहे हैं, मैंने यह भी बताया है इधर ही चिपकाना है। हाँ जी सर, अब जरा देखो, जैसे हम लोगों ने एक पहले प्रैक्टिकल किया था, एल्युमिनियम को हमने किस में डाला था, HCl के अंदर डाला था। तो यहाँ पे क्या बना था आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो क्या बना AlCl3, और यहाँ से एक गैस रिलीज हुई थी डेट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, बस हम जला के देखते हैं, मस्त आवाज़ आती है एकदम भाई, गजब एकदम झकास, ठीक है। तो ये आपका ही हो गया। एल्युमिनियम क्या है आपका सॉलिड, ये क्या है आपका एक्वस, ये जो बना डेट इज सॉलिड, और ये क्या है आपका गैस, सही है। तो ये चीज़ें आपके पास। तो हमने क्या काम किया, क्या चीज़ लिख ली, केमिकल रिएक्शन समझ ली, केमिकल इक्वेशन लिखनी सीख ली। अब मेरा एक सवाल जरा देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे हम। रिएक्टेंट साइड में जब देखेंगे तो आयरन कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, कौन डाल के गया भाई एक आयरन फालतू, एक आयरन कहाँ से आया नहीं पता ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी है। वो कमी किस चीज़ की है कि हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने जितने अमाउंट में होने चाहिए थे उतने अमाउंट में मौजूद नहीं है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस फॉर्म में है। और ऐसी ही रिएक्शन को क्या बोले जाता है, स्केलेटन रिएक्शन। ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्केलेटल रिएक्शन। इतना आसान हो गया। अब हमें क्या काम करना है, इस स्केलेटन रिएक्शन को, आयरन इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, एल्यूमिनियम इधर 1 है तो इधर 1 होना चाहिए, Cl इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, या इधर 3 है तो इधर 3 होना चाहिए, हाइड्रोजन इधर ये है तो उतने होना चाहिए। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, इनके अमाउंट को दोनों तरफ बराबर करने जा रहे हैं। और ऐसी इक्वेशन में जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड, अगर दोनों तरफ बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं आप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास में ऐसी तो कोई मशीन है नहीं कि भाई एक एटम उठा ले वहाँ से लेके आ, रिएक्टेंट साइड में हमने एक एटम एल्यूमिनियम का डाल दिया, मजाक चल रहा है, रिएक्शन थोड़ी चल रही है। हम तो नापते हैं ना चीज़ों को। नापने का तरीका क्या है भाई, हमारे पास में जो चीज़ मिलेगी वो नापने के लिए क्या है, मास नाप सकते हैं हम, वॉल्यूम नाप सकते हैं हम। तो हम जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ मास। किसके बिहाफ पे, मास। मास बैलेंस करने के लिए हम नंबर बैलेंस कर लेंगे। अगर 2 एल्यूमिनियम इधर है, एल्यूमिनियम का मास 26 है, और 2 एल्यूमिनियम इधर है तो इसका भी मास कितना होगा, 26। 2 इधर है तो इसका मास डबल हो जाएगा, 2 इधर है तो इसका मास डबल हो जाएगा। तो यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं आप, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपसे पूछा जाए कि प्रभु जी बता दीजिए क्या, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या आएगा, द इक्वेशन इन विच the mass of product is equal to the mass of reactant, that is called as कौन सी इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक समझ आया? तो आपको क्या काम करना है, ये छापो। देखो इतना हो गया। तो अब हमारा क्या रह गया है, बैलेंसिंग रह गया है इक्वेशन का, ठीक है ना। और हम यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं, पूरा प्रॉपर बैलेंसिंग समझेंगे अच्छे तरीके से। बैलेंसिंग समझने के लिए आप सभी को
पहली बात तो सिंबल आने ही चाहिए, क्योंकि जितना भी बैलेंसिंग होगा उसमें हम केमिकल इक्वेशन लिख लिख के भी देखेंगे और साथ में क्या काम करेंगे, उनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो जो चीज़ें बेसिक्स हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। नोट्स वगैरह जो भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप, और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ मज़ेदार तरीके से। नमस्कार।